हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के बच्चों के लिए जो आर्ट्स लिए हुए हैं उनका इकोनॉमिक्स पेपर कल है बच्चों 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी का जो वायरल क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स का है बच्चों आप लोग के बीच में लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ बताते चलें कि जितने भी हम लोग वायरल क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सारे आपके जो एग्जाम में है बच्चों क्वेश्चन 10 से 15 20 तक 25 तक क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं। इसलिए आप लोग अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। चलिए बच्चों देर न करते हुए क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। धन का विज्ञान है तो अर्थशास्त्र जो धन का विज्ञान है किसने कहा था बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एडम स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन पूछा गया व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है तो व्यक्तिगत इकाई सम्मिलित होती है, छोटी इकाई सम्मिलित होती है, व्यक्तिगत पूर्ण निर्धारण सम्मिलित होती है। इस प्रकार बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है तो इनमें से सभी सम्मिलित होती है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए नेक्स्ट 3 में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थव्यवस्था का जो बच्चों केंद्रीय समस्या क्या है? तो आपको ऑप्शन है साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास। ये सब सारे बच्चों अर्थव्यवस्था का एक समस्या है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। इनमें से सभी मोस्ट ऑफ द केस में बच्चों 99% चांस है कि आपका इनमें से सभी सही होता है। अगर आप लोग एबीसी में आंसर नहीं जानते हैं तो इसका मतलब डी नंबर पक्का सही होगा। इनमें से सभी आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो आर्थिक समस्या को कौन दर्शाता है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्पादन वक्र, मांग वक्र और उदासीनता वक्र, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा बच्चों? उत्पादन संभावना वक्र बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपका जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है बच्चों। तो जब कुल उपयोगिता आपका अधिकतम हो जाती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में पूछा गया आपका उपयोगिता का संबंध होता है। उपयोगिता का संबंध होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा बच्चों मानव आवश्यकता की पूर्ति से। ठीक है, उपयोगिता का संबंध किससे होता है? तो मानव आवश्यकता की पूर्ति से संबंध होता है बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में पूछा गया आपका आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 7 का यहाँ पे ए सही हो जाएगा शून्य। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कितना होती है बच्चों? शून्य यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया आपका उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? जो उत्पादन फलन होता है बच्चों उसमें उत्पादन किसका फलन होता है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है बच्चों। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया आपका मौद्रिक लागत में निम्न में से किससे सम्मिलित किया जाता है? तो मौद्रिक लागत में किसे सम्मिलित किया जाता है बच्चों? तो आपका यहाँ पे 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सामान्य लाभ को सम्मिलित किया जाता है मौद्रिक लागत में। जो व्यक्तिगत लागत होता है उसको भी मौद्रिक लागत में शामिल किया जाता है और यह व्यक्ति लागत उसको भी मौद्रिक लागत में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? तो राइट आंसर आपका 10 का सी कच्चे माल की लागत। कच्चे माल की जो लागत है बच्चों स्थिर नहीं है, घटता बढ़ता रहता है क्योंकि ये कच्चा माल है ना। तो यहाँ पे कच्चे माल की जो लागत है बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका ये स्थिर लागत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया आपका वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय में स्थिर कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार हो? तो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? देखिए पूछा गया वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता जो है निश्चित समय में स्थिर कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका पूर्ति है, मांग है, पूर्ण पूर्ति की लोच है। ठीक है, मांग की लोच है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ 11 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्ति जो है वो आपका बेचने के लिए जब तैयार हो जाता है तब ये स्थिर, इसे क्या कहते हैं? उस मात्रा को कहते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया?
12 में पूछा गया किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होती है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो किसी वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होता है बच्चों किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होती है। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होती है तो मांग एवं पूर्ति द्वारा, यानी कि उसका डिमांड क्या मार्केट में है ना, उसके अनुसार से उसका हम लोग क्या निर्धारित करते हैं, मूल्य इसका निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 13 में क्या पूछा गया आपका, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है कि नहीं बच्चों। अगर मान लीजिए पेट्रोल का अगर कीमत बढ़ जाएगा तो कार की मांग क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बाईं तरफ से खिसकेगा। किधर खिसकेगा, बाईं तरफ से खिसकेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग का वक्र खिसक जाता है, तो बाईं तरफ खिसक जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया आपका, देखिए एक फिगर दिया गया है, अब पूछा गया है यहाँ पे निम्न चित्र किस बाजार को प्रदर्शित करता है। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पूछा गया इसको किस बाजार को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे इस तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बच्चों आपका डी नंबर सही जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए बच्चों एक्चुअल में इसका आंसर एकाधिकार भी कहीं कहीं दिखाता है, किस एमआर और जो एआर इस प्रकार आता है बच्चों, तो इसका चित्र में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, बी भी कहीं कहीं दिखा देता है एकाधिकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया आपका, 16 में पूछा गया आपका इस फिगर को देखिए बच्चों, इस फिगर में प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये एक्स एच के समान है, तो एक्स एच के जो समान होता है देखिए इधर एक्स एच लिखा हुआ है, एक्स और एच एच के जो समान होता है बच्चों वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो पूर्णतः लोचदार मांग को रिप्रेजेंट करता है, पूर्णतः लोचदार मांग को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा कि अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपको ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा बच्चों, अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपका, किसने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था की कार्यकारण से संबंधित है। किसने कहा कि जो समष्टि अर्थव्यवस्था है बच्चों वो अर्थशास्त्र है, वो अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए बच्चों 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेपीरो ने, किसने कहा था बच्चों, सेपीरो ने कहा था। चलिए समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है, सेपीरो ने कहा था। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, नेक्स्ट में क्या पूछा गया आपका, द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सम्मिलित है। क्वेश्चन क्या बोला गया बच्चों, द्वितीयक क्षेत्र में कौन से सम्मिलित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, विनिर्माण। विनिर्माण जो है वो द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित होती है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया आपका वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्न में से कौन सी कठिनाई है। तो यहाँ पे बच्चों पूछा गया था वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्न में से कौन सी कठिनाई है। ऑप्शन है दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु के विभाजन की कठिनाई, सामान्य स्वीकार की मूल्य के मापक अभाव। तो ये सब सारे बच्चों क्या है, एक प्रकार का विनिमय प्रणाली का कठिनाई है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया मौद्रिक नीति का संबंध है। तो मौद्रिक नीति का संबंध किससे है बच्चों, ये खुले बाजार की क्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, मौद्रिक नीति का संबंध किससे है, तो खुले बाजार के क्रियाओं से संबंधित है बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, खुले बाजार की क्रियाओं से। नेक्स्ट देख लीजिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका 22 में केन्स का गुणक किनके बीच संबंध स्थापित करता है। जो केन्स का गुणक होता है बच्चों वो किसके बीच संबंध स्थापित करता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, निवेश और आय। निवेश और आय के बीच जो संबंध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, केन्स का गुणक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों 23 में पूछा गया आपका समस्त मांग का प्रमुख घटक है। पूरा जो मांग है बच्चों समस्त मांग का उसका प्रमुख घटक क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत उपभोग, सार्वजनिक उपभोग और विनियोग, ये सारे ऑप्शन सही है, इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। मैंने बार बार कहा है कि 99% चांस है क्या इनमें से सभी सही होता है। चलिए आगे बढ़ता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया, 24 में पूछा गया गुणक को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जो गुणक है उसको किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है बच्चों, हमको सीधा पूछा गया कि गुणक का सूत्र क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा जो के इक्वल टू होता है वो ठीक है वो y/i होता है। क्या होता है, y/i। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया आपका MPC 0.5 है और विनियोग 100 करोड़ रुपया है। तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि होगी बच्चों।
तो यहाँ पे बच्चों देखिए इसको, जब एमपीसी को हम लोग विनियोग से गुना करते हैं, है कि नहीं, एमपीसी को विनियोग से गुना करते हैं, तो देखिए नहीं बच्चों, यहाँ पे एमपीसी जो विनियोग से हम लोग क्या करते हैं, भाग करना पड़ता है कि नहीं, क्या करना पड़ता है, भाग। तो यहाँ पे 0 गया और ये 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, यहाँ पे 2 0 का 2 0 बच्चों, 200 करोड़ कितना हो गया। ठीक है, जब क्वेश्चन याद रखिएगा, जब एमपीसी दिया रहता है और जब यहाँ पे विनियोग दिया रहता है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, विनियोग से एमपीसी को भाग करते हैं, विनियोग को एमपीसी से भाग करते हैं। तो आपका जो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, कुल आय में वृद्धि आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 जाएगा, 5 से 10 दो बार में कटेगा, ये 2 0 का 2 0 उतरेगा, 200 करोड़ यहाँ पे आंसर आ गया बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 200 करोड़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, न्यून मांग को ठीक करने में निम्न में से कौन सा उपाय है। तो 26 में पूछा गया था, न्यून मांग को ठीक करने में निम्न में से कौन उपाय है। तो ऑप्शन है राजकोषीय उपाय या मौद्रिक आय। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा बच्चों, ए और बी, कि जो न्यून मांग है, न्यून मांग उसको ठीक करने के लिए राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय दोनों करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया आपका, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है। विकासशील जो वैसा अर्थव्यवस्था, जैसे मान लीजिए भारत क्या है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बजट है जो सबसे उपयुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, घाटे का बजट, घाटे का बजट बच्चों। अगला देख लीजिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का एक सृजन नहीं करते कहलाते हैं। ऐसे व्यय, ऐसा खर्चा बच्चों, है ना, ऐसा व्यय ऐसा खर्चा जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का एक सृजन नहीं करते, क्या कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, राजस्व घाटा, यानी कि राजस्व व्यय कहते हैं, राजस्व खर्च। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया, बजट में हो सकता है, बजट में क्या हो सकता है बच्चों। तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा कि राजस्व घाटा हो सकता है, मौद्रिक घाटा हो सकता है, प्राथमिक घाटा हो सकता है, ये तीनों प्रकार का बजट में घाटा हो सकता है बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 30, और 30 से जाने से पहले बता दें कि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आंसर की अपलोड किया जाता है। तो आप जो बच्चों आंसर की मिलाते हैं उसको सबसे फास्ट आप लोग इसी चैनल के माध्यम से मिला सकते हैं। और हाँ बच्चों, और भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स का वायरल क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जिससे आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, आपका 30 में पूछा गया आपका, व्यापार संतुलन बराबर क्या होता है। व्यापार जो संतुलन है उसका बराबर क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। तो निर्यात माइनस आयात करते हैं बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन कब होगा बच्चों, जब हम जितना निर्यात करेंगे जितना आयात करेंगे दोनों को क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों आपका व्यापार संतुलन होता है। तो 30 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय झारखंड।